नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं जहां सबसे बड़ी जंग वो मैदानों में नहीं बल्कि शायद हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जा सकती है। बिल्कुल। और ये मतलब सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं है, हम बात कर रहे हैं विज्ञान और तकनीक की उस क्षमता की जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे फैसलों को पढ़ने और शायद बदलने की दिशा में बढ़ रही है। हाँ, और इसी पेचीदा विषय पर हमारी आज की ये गहन चर्चा आधारित है, जोनाथन मोरेनो की किताब माइंड वॉर्स के मुख्य विचारों के एक सारांश पर। इसमें काफी कुछ है कि कैसे दिमाग पर असर डालने वाली तकनीकें हैं और उनके नतीजे क्या हो सकते हैं। जी, तो हमारा मकसद है इन तकनीकों के क्या कहते हैं ताने बाने को समझना कि ये कहाँ तक मददगार हैं और कहाँ ये हमारी आज़ादी और पहचान के लिए खतरा बन सकती हैं। चलिए तो फिर इस सोच को कुरेदने वाले सफर पर निकलते हैं। जरा रुक कर सोचें कि अगर कोई सचमुच आपके दिमाग के अंदर झांक पाए, आपके अनकहे विचार पढ़ ले, तो कैसा लगेगा? मतलब ये रोमांचक होगा या डरावना? यहीं से माइंड वॉर्स यानी दिमागी जंग का जो आइडिया है वो जड़ पकड़ता है। देखिए, हमारा दिमाग कोई साधारण चीज नहीं है ना? अरबों खरबों न्यूरॉन्स का एक बेहद जटिल नेटवर्क है। यही तय करता है कि हम कौन हैं। हम्म। अब सोचिए, अगर कोई बाहरी ताकत इस नेटवर्क को समझने लगे या इसमें दखल देने लगे, तो व्यक्ति की अपनी पहचान का, उसकी निजता का क्या होगा? और इतिहास तो हमें यही बताता है कि हर नई शक्तिशाली तकनीक, चाहे वो आग हो या एटम बॉम्ब या कुछ और, उसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या न्यूरोसाइंस, जो दिमाग का विज्ञान है, वो अगला हथियार बनने जा रही है? यही यही माइंड वॉर्स का केंद्रीय प्रश्न है। एक तरह से क्या भविष्य के युद्ध मैदानों में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर लड़े जाएंगे, जहां दुश्मन दिखाई नहीं देगा, वो आपके अपने विचारों के बीच छिपा होगा। ये पहलू वाकई में थोड़ी चिंता तो जगाता है। लेकिन ये भी सच है, जैसा आप कह रही थी, कि न्यूरोसाइंस ने जिंदगी बदली है, चमत्कार किए हैं। हाँ बिल्कुल। लकवाग्रस्त लोगों को चलने में मदद मिली है। दिमाग के संकेतों से चलने वाले प्रोस्थेटिक्स यानी कृत्रिम अंग बन रहे हैं। ये तो कमाल का है। निश्चित रूप से विज्ञान की ये प्रगति तो अद्भुत है। बीमारियां ठीक हो रही हैं, जिंदगी आसान हो रही है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या होगा अगर यही तकनीकें इंसान की आजादी छीनने का जरिया बन जाए? अगर आपके फैसले, मतलब जो आप चुनते हैं, वो आपके न रहे बल्कि कोई और उन्हें कंट्रोल करने लगे। पहले तलवारें थीं, फिर बंदूकें आईं, फिर साइबर हमले हुए। अब ऐसा लगता है कि अगला मोर्चा शायद इंसान का मन ही है। वैसे देखा जाए तो मन पर नियंत्रण की कोशिश कोई नई बात नहीं है। सदियों से शासक हों, धर्मगुरु हों या प्रचारक, वो लोगों की सोच को ढालने की कोशिश तो करते ही आए हैं ना। हाँ, सही बात है। कभी डर दिखाकर, कभी उम्मीद जगाकर, या फिर शब्दों के जाल से। शब्द भी तो एक तरह के हथियार ही है ना। हाँ, पर 20वीं सदी के जो युद्ध हुए, उन्होंने इस खेल को शायद बदल दिया। वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया कि क्या दिमाग को समझकर सैनिक की हिम्मत बढ़ाई जा सकती है, उसका डर कम किया जा सकता है, या दुश्मन का मनोबल तोड़ा जा सकता है। यहां से तकनीक का सीधा दखल शुरू हुआ। हाँ, एक दिलचस्प उदाहरण अमेरिका के उस प्रयोग का है जहां सैनिकों को खास हेलमेट पहनाए गए थे। ये हेलमेट उनकी दिमागी तरंगों, मतलब ब्रेन वेव्स को माप सकते थे। अच्छा। जी, इससे ये पता लगाया जा सकता था कि सैनिक कब तनाव में है, कब ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब जरा सोचिए, अगर ये जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाए तो उसे ठीक ठीक पता चल जाएगा कि कौन सा सैनिक कब टूटने वाला है, शायद बिना एक गोली चलाए। ये तो हुई सीधी निगरानी की बात। लेकिन पहले रेडियो, अखबार और अब सोशल मीडिया, इनका इस्तेमाल भी तो विचारों को प्रभावित करने के लिए होता रहा है और हो रहा है। बिल्कुल। पर जैसा कि स्रोत बताता है, अब बात सिर्फ विचारों या सूचनाओं की नहीं रह गई है। अब निशाना सीधे दिमाग की कार्यप्रणाली, मतलब हमारी भावनाएं और निर्णय लेने की प्रक्रिया, उन पर है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है, क्या हमारे फैसले वाकई पूरी तरह हमारे अपने होते हैं? बिल्कुल। जैसे हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, क्या वो चीज़ हमारी असल ज़रूरत थी, या किसी विज्ञापन ने, या दुकान में बज रहे संगीत ने, या सजावट ने अनजाने में हमारे दिमाग को प्रभावित कर दिया था? क्या हम सच में अपनी मर्जी के मालिक हैं? स्रोत में एक प्रयोग का जिक्र है। उसमें लोगों को कहा गया कि जब उनका मन करे वो एक बटन दबा दें। हैरानी की बात यह थी कि एक मशीन उनके बटन दबाने के इरादे को उनके असल में बटन दबाने से भी पहले भांप लेती थी। सच में? पहले ही? हाँ, तो अगर मशीन को हमारे फैसले लेने से पहले ही पता चल रहा है, तो फिर स्वतंत्र इच्छा, जिसे फ्री विल कहते हैं, क्या वो महज एक एहसास है, एक भ्रम? और अगर ये क्षमता युद्ध के मैदान में इस्तेमाल हो, अगर दुश्मन पहले ही जान ले कि सैनिक क्या करने वाला है,
तो क्या लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं हो जाएगी? आजकल न्यूरो साइंटिस्ट दिमाग का पूरा नक्शा बना रहे हैं। मतलब डर कहाँ से उपजता है, भरोसा कहाँ से आता है, गुस्सा कहाँ से। अगर ये नक्शा किसी सत्ता के हाथ लग जाए तो क्या वो लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगी? बिल्कुल कर सकती है। इसका एक छोटा सा रोजमर्रा का उदाहरण मॉल में संगीत का इस्तेमाल है। जैसे पाया गया कि तेज संगीत बजने पर लोग जल्दी जल्दी खरीदारी करके निकल जाते हैं। अच्छा। जबकि धीमा सुकून देने वाला संगीत बजने पर वे ज्यादा देर रुकते हैं और ज्यादा खर्च भी करते हैं। अब खरीदार को तो लगता है कि फैसला उसका अपना था, पर शायद संगीत ने पहले ही उसे थोड़ा प्रभावित कर दिया था। ये सब चीजें तो भविष्य के युद्ध की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर बनाती हैं, जहां शायद सैनिक बंदूकें नहीं बल्कि ऐसे हेडसेट पहने जो उनके डर को दबा दें, उन्हें ज्यादा आक्रामक बना दें। और दूसरी तरफ दुश्मन ऐसे हथियार इस्तेमाल करे जो सीधे दिमाग पर असर डाले, जैसे भ्रम पैदा करे, झूठी आवाजें सुनाए या फिर गहरा अवसाद मतलब डिप्रेशन पैदा कर दे। ये लड़ाई शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा मानसिक होगी। और इसमें जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जुड़ जाती है तो ये और भी ज्यादा जटिल हो जाता है। एआई और न्यूरोसाइंस का संगम, ये थोड़ा और समझाएंगी ये कैसे काम करता है? देखिए, एआई अब सिर्फ डेटा विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है, उससे अब न्यूरो सिग्नल्स यानी दिमाग के संकेतों से जोड़ा जा रहा है। एआई अब आंखों की पुतलियों की हरकत, चेहरे के भावों में बहुत छोटे छोटे बदलाव या आवाज के उतार चढ़ाव से ये अंदाजा लगा सकता है कि कोई सच बोल रहा है या झूठ, डरा हुआ है या आत्मविश्वासी। बाप रे। हाँ, कल्पना कीजिए कि ये क्षमता पूछताछ में या निगरानी में कितनी शक्तिशाली हो सकती है। और फिर वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई भी हैं, मतलब सोच से सीधे कंप्यूटर या मशीनों को कंट्रोल करना। ये दिव्यांगों के लिए तो एक वरदान है, उन्हें नई क्षमताएं दे सकता है। लेकिन सैनिक के हाथ में? यही चिंता की बात है। अगर एक सैनिक सिर्फ सोचकर ड्रोन उड़ा सकता है या हथियार चला सकता है, तो क्या होगा अगर दुश्मन उसी कनेक्शन को हैक कर ले? ओहो। सैनिक सोच रहा है कि वो दुश्मन पर निशाना लगा रहा है, पर असल में वो शायद अपने ही साथियों को निशाना बना रहा हो। ये दिमागी जंग का शायद सबसे भयानक रूप हो सकता है। ये सब हमारी निष्ठा यानी प्राइवेसी और नैतिकता पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं, नहीं? यकीनन। आज हमारा फोन हमारी लोकेशन ट्रैक करता है, हमारी पसंद नापसंद जानता है, हमारी आवाज रिकॉर्ड करता है। अब सोचिए, अगर कल को हमारी दिमागी गतिविधियां भी लगातार रिकॉर्ड होने लगें, कंपनियां हमारी अनकही इच्छाओं को पढ़कर हमें सामान बेचें, सरकारें हमारे डर और असुरक्षाओं को भांपकर हमें नियंत्रित करें। स्रोत में जापान के एक शोध का जिक्र था, जहां वैज्ञानिकों ने सोते हुए लोगों की दिमागी तरंगों के पैटर्न का विश्लेषण किया और उससे यह अंदाजा लगाया कि वे सपने में क्या देख रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर धुंधली ही सही, पर सपनों की तस्वीरें उभर आईं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। अगर हमारे सपने भी निजी ना रहें तो क्या बचेगा? सही बात है। यही तो सबसे बड़ा नैतिक संकट है। विज्ञान हमें अभूतपूर्व क्षमताएं दे रहा है, लेकिन क्या ये हमें ज्यादा आजाद बना रहा है या एक अनदेखी कैद की तरफ ले जा रहा है? हर नई खोज के साथ वो जो रेखा है वो धुंधली होती जा रही है। कहाँ तक ये इंसानियत की भलाई है और कहाँ से यह उसकी पहचान को ही मिटाने लगती है? तो सवाल ये उठता है, क्या किसी सैनिक का डर मिटाकर उसे एक परफेक्ट किलिंग मशीन बनाना नैतिक रूप से सही है? या मान लीजिए किसी अपराधी के दिमाग को बदलकर उसकी हिंसक प्रवृत्ति को खत्म कर देना, क्या वो उचित है, भले ही उसकी मर्जी के बिना? अगर सत्ता ये तय करने लगे कि सही सोच क्या है, तो इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा? यहीं पे इंसान और मशीन का फर्क बहुत अहम हो जाता है। इंसान सिर्फ तार्किक गणनाएं करने वाला दिमाग नहीं है ना? उसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, एक अंतरात्मा है। यही चीजें हमें इंसान बनाती हैं। अगर विज्ञान इन चीजों को नियंत्रित करने लगे या मिटाने लगे, तो क्या हम रोबोट जैसे नहीं हो जाएंगे? स्रोत में एक सर्जरी का उदाहरण भी दिया है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने मरीज के दिमाग के एक हिस्से को छुआ और मरीज अचानक रोने लगा। दूसरे हिस्से को छुआ तो वो हंसने लगा। मतलब हमारी भावनाएं कितनी नाजुक चीजों पर टिकी हैं। बिल्कुल। और अगर कोई बाहरी ताकत इन बटनों को दबाने लगे, तो क्या हमारी हंसी या हमारे आंसू हमारे अपने रहेंगे? यहाँ सवाल सिर्फ युद्ध या तकनीक का नहीं रह जाता, ये इंसान होने के मायने का सवाल बन जाता है। क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारी कमजोरियां, हमारे डर, यही सब मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं? अगर स्वतंत्र इच्छा ही छीन ली जाए
तो इंसान और एक बहुत उन्नत मशीन में क्या फर्क रह जाएगा? कुछ भी नहीं शायद। शायद डर, गलतियां करने की गुंजाइश और असफलताएं भी इंसान होने का एक जरूरी हिस्सा हैं। इन्हें पूरी तरह मिटा देने की कोशिश शायद इंसानियत को ही मिटा देगी। एक सैनिक का डर मिटाकर उसे बहादुर बनाया जा सकता है, पर क्या वो चुनाव उसका अपना होगा? क्या दर्द और डर महसूस करना भी हमारा अधिकार नहीं है? तो कुल मिलाकर हमने देखा कि दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और उतना ही नाजुक यंत्र है, और तकनीक इसे समझने और प्रभावित करने के ऐसे रास्ते खोल रही है जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, माइंड वॉर्स का सार यही है कि ये नई शक्ति एक दोधारी तलवार है। ये बीमारियों का इलाज कर सकती है, जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन ये हमारी पहचान, हमारी स्वायत्तता उसे छीन भी सकती है। असली चुनौती इस तकनीक को सही दिशा में इस्तेमाल करने की है और अपनी इंसानियत को बचाए रखने की है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल जरूर मन में घूमता है। इस दौर में जहां तकनीक हमारे जीवन में इतनी गहराई तक पैठ बना रही है, कोई अपने विचारों की मौलिकता और अपनी मानसिक स्वायत्ता को कैसे बचाए रख सकता है? ये वाकई बहुत जरूरी सवाल है आज के समय में। शायद पहला कदम है जागरूक होना। ये सवाल करना कि हमारे विचार, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, क्या ये सचमुच हमारी अपनी हैं या कहीं बाहर से प्रभावित हैं? तकनीक को एक साधन, एक टूल बने रहने देना जरूरी है, उसे मालिक नहीं बनने देना। और आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा न करना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अपने मन का पहरेदार हमें खुद बनना होगा। इस गहन विचार विमर्श में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए।